नमस्कार दोस्तों। तो हम पिछली वीडियोज में यूपीएससी के बारे में डिस्कस किए थे पिछली कक्षाओं के अंदर। तो आज हम बात करेंगे बिमिस्टेक के बारे में। तो बिमिस्टेक्स के बारे में आप जनरली मतलब एनसीईआरटी में तो पढ़ा ही होगा थोड़ा बहुत, तो मतलब इसके बारे में अगर नहीं भी पढ़ा हो तो कोई बात नहीं, हम है ना आपके लिए अवेलेबल। तो थोड़ी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही होगी क्योंकि नॉइज ज़्यादा हो रखा है, आसपास थोड़ा शादी वादी का माहौल है, इस वजह से। फिलहाल हम बात करते हैं बी मिस्टेक के बारे में। तो मैं चाहता हूं कि आपका समय खराब ना हो, हम टॉपिक्स पे बात करें ज़्यादातर जितना हो सके। और मैंने पहले कहा था कि आपको पीडीएफ नोट्स वगैरह जो अवेलेबल हो जाएगा, तो आप टेलीग्राम पे जुड़ के वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे सब चीज़, जैसे आप फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोज मिल रही है वैसे पूरा यूपीएससी कोर्स मिलेगा। आप अपने दोस्तों को भी शेयर करो और उनको भी इस यूट्यूब चैनल पे लाओ और ज्वाइन करवाओ, और अपडेट्स के लिए उसको बेल आइकन को दबा के फॉलो करो। तो हम बात करते हैं बी मिस्टेक के बारे में। अब पूछ रहे होंगे सर बी मिस्टेक की फुल फॉर्म तो हमें याद है, बस ये है कि सदस्य देशों का नाम याद नहीं होता। तो घबराने की कोई बात नहीं, आप सबके लिए मैंने ट्रिक्स भी बनाई है ताकि आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहे। और देखो, मतलब अगर आप किसी अदर स्टेट एग्जाम्स के लिए अगर तैयारी कर रहे हो तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं, आपके लिए मतलब इस टाइप का कंटेंट मिलेगा कि आपको स्टेट पीसीएस की जो एमसीक्यू क्वेश्चंस है आप उसको आराम से सोल्व कर सकते हो। और सब्जेक्टिव तो आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। आप जैसे कि जैसे सेम टू सेम अगर मेंस एग्जाम्स में भी लिख के आते हो तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ, क्योंकि मैंने भी मेंस एग्जाम्स दी हैं और अच्छे नंबर्स भी आए हैं, ऐसी कोई बात नहीं। तो आप इस चीज़ से घबराइए नहीं कि नंबर कटेंगे, ये ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर अच्छा लिखोगे तो श्योर है कि आप सबको अच्छे नंबर्स में अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे, वो आप पे डिपेंड है। तो समय बर्बाद नहीं करना चाहूँगा मैं, क्योंकि अगर आपका एक मिनट भी अगर आपका मेरी वजह से खराब हो रहा है तो आपकी लाइफ का वो एक क्षण बहुत कम हो रहा है। और मैं किसी की लाइफ का क्षण खराब करने के लिए पैदा नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी लाइफ का क्षण आपको दूँ, और वो मैं दे रहा हूँ जितना मेरा हो सके। हो सकता है कि मैं थोड़ा मतलब अनसिक्योर लग रहा हूँ आप सबको, बट ऐसा कुछ नहीं। आप पढ़ाई पे फोकस कीजिए। और अगर मान लो अगर आपको मैं थोड़ा स्पीडली लिखता हूँ, तो मान लो अगर आपको लिखने में थोड़ी दिक्कत आ रही है तो आप चिंता मत कीजिए, आपको यूट्यूब पे सुख सुविधा है, आप बैक लेकर भी उसको देख सकते हो, बाद में भी देख सकते हो। यूट्यूब पे भी क्लासे रहेगी, आप ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अगर लाइव आ रहे हो तो यूट्यूब पे आपको आराम से बैक लेके आप उसको वापस से देख सकते हो जहाँ आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है। और जहाँ कोई टॉपिक्स में प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट में लिखो ना, नेक्स्ट वीडियो में या उसी वीडियो में कमेंट में लिखो सर मुझे इस टॉपिक से रिलेटेड कम इशू है। तो आप अगर चाहो तो दुआ डिस्क्राइब कर दीजिए, मैं लाइव आकर उस टॉपिक्स के बारे में डिस्कस कर सकता हूँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो हम आपका समय बर्बाद ना करते हुए टॉपिक पे चलते हैं। तो बिमिस्टेक के बारे में मतलब आपने सुना होगा, शार्क वगैरह के बारे में, आशियान्स वगैरह के हाल ही में जो आशियान समिट हुई है उसके बारे में सुना होगा, न्यूज़पेपर्स में आप जनरली देखते होंगे। नहीं भी देखा हो तो कोई दिक्कत, आराम से रहिए, पानी पीजिए, हम आपको बताएंगे, क्योंकि जीवन इतना भी सरल नहीं है, हम बताएंगे। तो बिमिस्टेक अब आता है इसका, ये है क्या, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, ये ऐसा संगठन अस्तित्व में आया क्यों, भारत को इसको अस्तित्व में लाने में सहयोग क्यों दिया, कि भारत के लिए इतने क्यों जरूरी है। जब आपके पास सार्क है, सार्क जैसा मजबूत संगठन है, तो आपको बिमिस्टेक की जरूरत क्यों पड़ गई। आसियान में आप एक सदस्य देश हो और क्वाड वगैरह आपके पास है चाइना काउंटर करने के लिए, ओसिन जो हिंद महासागर के आसपास के क्षेत्र है उनका आप प्रतिनिधित्व करते हो, ग्लोबल साउथ को प्रतिनिधित्व, तो आपको ये बिमिस्टेक की जरूरत क्यों पड़ गई, तो इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो देखो, बिमिस्टेक का फुल फॉर्म आपको बता दो, तो इस फुल फॉर्म होता है इसका पूरा नाम, दिखाई दे रहा है ना, मैं थोड़ा कम अक्षरों में मतलब छोटे अक्षरों में लिख रहा हूँ, तो अगर मतलब दिक्कत आ रही है तो मैं बड़े में भी लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, बट आपको मैं बोलते जाऊंगा तो आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी कि आपको समझ में नहीं आए। फिर भी अगर आपका फोकस थोड़ा इधर उधर हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, आप रिवर्स में देख सकते हो, फिर भी थोड़ा मैं बड़े अक्षरों में लिख दूंगा। तो बिमिस्टेक का पूरा नाम होता है बे ऑफ बंगाल, बी से बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड
इकोनॉमिक कोऑपरेशन। अब हिंदी वाले सोचेंगे सर हमारे साथ तो गद्दारी कर दिया आप लोगों ने, तो दिल थाम के बैठे, आपको हिंदी में भी बताऊंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। और अंग्रेजी वालों के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, आप सब में अवेलेबल करा दूंगा। आप इंग्लिश में चाहोगे तो मैं इंग्लिश में भी, हिंदी इंग्लिश दोनों कमांड में भी कर सकता हूँ। और मैं सोच रहा हूँ कि इंग्लिश वालों के लिए अलग से बैच चलाऊँ, मतलब ओनली टोटल इंग्लिश में, क्योंकि उनको हिंदी से थोड़ा दिक्कत रहता है ना, तो मैं चाहता हूँ कि उनके लिए अलग, तो इसलिए मैं ज़्यादा इंग्लिश यूज़ नहीं करूँगा। आप अपनी सुविधा के अनुसार जिस मीडियम में देखना चाहो वो देख सकते हो। तो हम बात करते हैं बीमस्टेक की, बे ऑफ बंगाल मल्टी सेक्टरल एंड टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसका हिंदी अर्थ होता है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी के लिए बहु क्षेत्रीय तकनीकी व आर्थिक सहयोग पहल। अब अंग्रेजी, हिंदी में होता है बंगाल की खाड़ी के लिए बहुक्षेत्रीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग पहल। अब अगर इंग्लिश में अगर पूरा नाम अगर कोई याद करना चाहे तो वो भी लिख रहा हूं मैं, बे ऑफ बंगाल, बंगाल। अब ऐसे समझते ना सर आपने ये क्या लिख दिया, बे ऑफ बंगाल, बंगाल जिसको बोल सकते हो, मल्टी मल्टी सेक्टरल टेक्निकल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। अब आप कोऑपरेशन को और कुछ भी बोलते हो वो अपनी अकॉर्डिंग है, मैं उसको कोऑपरेशन ही बोलता हूँ, कोऑपरेशन इनिशिएटिव फॉर, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ आप एक चीज लिख लेना, मतलब मैंने यहाँ भूल गया हूँ, एक इनिशिएटिव है यहाँ पर, क्योंकि कुछ लोग समझ रहे होंगे सर को तो कुछ आता ही नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत कुछ आता है। तो आप यहाँ लिख लेना, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, बंगाल की खाड़ी के लिए बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल, ये पहली इनिशिएटिव है। तो आप इसको गलत मत लिख लेना, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। देखो मतलब कई बार आपको ऐसा लगेगा कि सर तो हमारी तरफ देख ही नहीं रहे, फोकस इधर है, तो आप ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आपकी तरफ पूरा फोकस रहेगा। आप यहाँ भी लिखने में थोड़ा दिक्कत आती है तो इधर उधर हो जाते हैं, तो ज़्यादा टाइम मैं बोर्ड पे समय गुजारता हूँ, जितना लिखने का प्रयास करूँगा आप लोगों को समझ में भी उतना आएगा। मैं चाहता हूँ पढ़ाई के साथ में आपके पास एक अच्छे सूटेबल नोट्स भी हो, ताकि आप रिवीजन करते वक्त आपको कोई दिक्कत ना आए। ऐसा ना हो कि आप सब कुछ पढ़ लिए, रिवीजन करने के वक्त आपको कुछ याद नहीं आ रहा, कहाँ नोट्स बनाए, कहाँ दिखे नोट्स। और ऐसे नोट्स में नहीं बनाऊंगा, अच्छे वाले नोट्स बनाऊंगा, अच्छे से लिखना इनको बढ़िया तरीके से, आपके अकॉर्डिंग सजा जाके, ताकि आप फ्यूचर्स में देखो तो आपको एज इट इज पढ़ने में आसानी रहे। तो ये इसका पूरा नाम हो गया। अब बात करते हैं इसकी स्थापना की। तो ये लिख लिया होगा सबने, नहीं भी लिखा होगा तो नेक्स्ट मतलब आप रिवर्स में जाके देख सकते हो। मैं ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा क्योंकि मैं फास्ट लिखता हूँ और यूपीएससी में बहुत कम टाइम होता है। अगर आप एनडीए एसएससी वगैरह की अगर तैयारी कर रहे हो तो आपके पास भी टाइम कम होता है। अगर आप अच्छे से देखो तो 10 सेकंड 30 सेकंड में कोई सवाल हल कर सकता है, नहीं कर सकता, मुझे पता है। कितने आप धनुर्धर हो, अर्जुनधारी हो, कर्ण हो, मुझे सब पता है। आप लोगों में पता नहीं कितने एकलव्य होंगे, वो कर जाएंगे क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस कर ली है, जैसे मैं कर चुका हूँ प्रैक्टिस लिखने की। आप भी प्रैक्टिस करोगे तो आपकी स्पीड तेज हो जाएगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर न्यू स्टूडेंट है तो, और जैसे पहले से ही दे रखे होंगे तो शायद उनकी स्पीड अच्छी भी होगी और उन्हें कोई दिक्कत भी नहीं आ रही होगी, शायद वो रिवीजन के लिए मेरे चैनल पे आए होंगे, ऐसी कोई बात नहीं। तो हम बात करते हैं इसकी स्थापना, मतलब
हमें बिमस्टेक की जरूरत क्यों पड़ी? देखो, हमारा पड़ोसी एक निठल्ला देश है पाकिस्तान, जो शुरू से निठल्ला रहा है। जैसे दो भाई होते हैं तो एक भाई में एक निठल्ला तो होता ही है, छोटा बड़ा जो भी आपके अकॉर्डिंग। जैसे आप छोटे हो तो बड़े को मान लो, बड़े हो तो छोटे हो, अकॉर्डिंग आपके। वैसे एक निठल्ला होता है। कभी कभी क्या होता है ना कि वो निठल्ला कब नालायक हो जाए उसका पता नहीं रहता। तो वो ऐसा ही हुआ कि हमने एक निठल्ले, जो अपना पड़ोसी था, मतलब पड़ोसी ने तो अपनी औलाद ही समझ लो, मतलब जो भी है, तो उसको हमने थोड़ा सेपरेट कर दिया, मतलब थोड़ा अलग कर दिया, ताकि आप वो खुशी से रहे। हम उसके आंतरिक मामलों में दखल ना देना चाहे, लेकिन वो निठल्ला निठल्ला ही रहा। उसने और पड़ोसी को बुलाकर अपने पे आक्रमण वगैरह करने का चाहा, अपनी जमीन अधिग्रहण करना चाहा, जैसे पीओजेके में अभी आधिपत्य जमा रखा है, आपने सब सुना होगा। तो ये फैक्ट है, इसको लेकर आप कंट्रोवर्सी मत करना कि सर ने ऐसा क्यों बोला, ऐसी कोई बात नहीं, तो फैक्ट है तो फैक्ट ही है। तो वो शुरू से निठल्ला, उससे भी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर में कितनी बुरी तरीके से उसको मारा गया, आपको पता है। जैसे पटाखे दिवाली को फोड़ रहे हैं ना, वैसे हमने जोधपुर में भी पटाखे देखे थे, उसके बहुत सारे जो लाइव वीडियो बनाई थी, मैंने खुद नहीं बनाई थी, शायद मैंने सोशल मीडिया पर लगाई होगी। तो वो शुरू से हमारे लिए एक मिस कंट्री के रूप में रहा है, मतलब समझ सकते हो, वो हमेशा हमें परेशान करने के लिए रहा है। वो पश्चिमी देशों के या अपने आसपास के जो पावरफुल कंट्रीज है, वो हमें डिस्टर्ब करने के लिए उसको पालते हैं, पालते कुत्ते की तरह। उसका नक्शा भी वैसा ही होता है। तो उसको हमने शार्क में एंट्री दे दी थी, मतलब जब हमारा रिलेशन थोड़ा अच्छा हो रहा था, हम अच्छा करना चाह रहे थे, हो तो नहीं रहा था बट चाहते हैं, मतलब ताकि आसपास शांति रहे। लेकिन वो तो निठल्ला ही रहेगा। उस निठल्ले ने क्या किया, फिर वो आतंकवादी गतिविधि, टेररिस्ट एक्टिविटीज को प्रमोशन करने लग गया। तो भारत ने मतलब फील किया कि ये कभी नहीं सुधरने वाला, तो इसका ट्रीटमेंट किया जाए। भारत ने शार्क को ठंडे बस्ते में डाल दिया। नेपाल वगैरह भी चाइना की तरफ घुस रहा था, मतलब श्रीलंका भी चाइना की गोद में बैठ गया था। बांग्लादेश भी फिलहाल आपने देखा तख्ता पलट के बाद वो शायद यूनिस ने चाइना की गोद में बैठ चुका है, वो भी पाकिस्तान चाइना जो भी, और उधर मालदीव वगैरह भी। तो हमने सोचा कि शार्क शायद ठंडे बस्ते में रहे तो बेटर है। हम बिमस्टेक नया संगठन बनाएंगे और इसमें पाकिस्तान को नहीं रखेंगे, तो हमने इसको बिमस्टेक को बनाया। लेकिन एक यही उद्देश्य नहीं था इसका, इसके उद्देश्य और भी थे। उद्देश्य की बात हम आगे करेंगे, पहले हम स्थापना की बात करते हैं। तो इसकी स्थापना हुई थी 6 जून 1997 को। कहाँ हुई थी? बैंकॉक। बैंकॉक तो आपने सुना होगा, पटाया, मतलब थाईलैंड का एक शहर है बैंकॉक, जिसमें बहुत सारे लोग घूमने जाते हैं, मतलब ट्रेवल्स वगैरह। तो बैंकॉक में हुआ था इसकी स्थापना। और जो इसका मुख्यालय है, मुख्यालय जो समझ सकते हैं, वो ढाका बांग्लादेश में है। और भारत ने जो इसके चार्टर है उस पर समझौता 2022 में किया था। 2022 में कब? जब श्रीलंका इसकी अध्यक्षता कर रहा था, जो इसका 5वां शिखर सम्मेलन था। तो भारत ने तब इसको, इस पे हस्ताक्षर किया था, और तब से एक औपचारिक संगठन बना है, इंटरनेशनल संगठन बना है। मतलब पहले था, बट इसका जब तक भारत जैसे प्रतिनिधि देश अगर नहीं है तो कोई मतलब नहीं है इसका। जब तक पावरफुल कंट्री नहीं होता किसी देश, इस संगठन में कोई मतलब नहीं होता। जैसे G20 है, भारत भारत या चाइना हुआ, रशिया के बिना अधूरा है, तो वैसे ही ये भी हुआ। अब इसकी जो सचिवालय है, सचिवालय की स्थापना 2014 में हुई थी। तो हम इसकी स्थापना के बारे में लिख देते हैं, फिर आप इसकी जो शिखर सम्मेलन है, मतलब अलग अलग टॉपिक्स में बांटकर हम इसको पढ़ेंगे। तो शुरू के अंदर हम इसकी स्थापना की बात करते हैं। तो आप ऐसे लिख लेना, स्थापना आपके अकॉर्डिंग। इसकी स्थापना हुई थी 6 जून 1997। कहाँ हुई थी? बैंकॉक। अब मैं नहीं लिखूंगा बैंकॉक कहाँ है, आप ज्योग्राफी या किसी के भी सब्जेक्ट के स्टूडेंट हो, आपको ढूंढ लेना ही यहाँ पे क्या लिखना है आपको। इसकी जो मुख्यालय है, अब सर बोले मुख्यालय को क्या बोलते हैं? मुख्यालय को हेडक्वार्टर बोलते हैं, वो ढाका के अंदर है। अब ढाका के लिए मुझे मत बोलना कि सर ढाका कहाँ पड़ गया है। ढाका जहाँ ढाके पड़ते रहते हैं बांग्लादेश, समझ लो, तो वो वहीं पे है। इसकी जो सचिवालय है, द सेक्रेटरीट है,
स्थापना 2014 के अंदर हुई थी, मोदी जी आने के बाद इसकी सचिवालय की स्थापना हुई थी। यह हो गई इसकी स्थापना के बाद। अब आता है बात है इसके सदस्य देश कौन कौन से हैं। तो अगर देखो मैं इसके नाम से बताऊंगा तो शायद आप कंफ्यूजन में हो जाएंगे, लेकिन फिर भी बताना चाहूंगा। शुरू शुरू में जब ये बना था तब ये इसमें शामिल नहीं था, म्यांमार जिसको तुम समझते, तो ये शामिल नहीं था। ये आप इसको लिख लेना, लिख लो इसको एक बार, क्योंकि फिर मैं अगर इधर उधर घूमूंगा तो आप लोग सर बोलेंगे सर शायद नहीं हो रहे। तो आप एक बार लिख लो या फिर देख लो, एक दूसरे कॉपी में देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, सबसे बढ़िया। तो जब शुरू में ये संगठन बना था 1997 के अंदर, यहाँ कंफ्यूजन मत होना, 1997 ही है ये, 1997। तो संगठन बनाते थे बिमस्टेक था। तो जब 1997 म्यांमार इसका सदस्य है तो इस ये बिमस्टेक हो गया। तत्कालीन सरकार कौन सी थी आपको खुद को पता है। तो बी से बांग्लादेश, आई से इंडिया, म्या से म्यांमार, एस से श्रीलंका, टी से थाईलैंड। अब सोचेंगे सर टी तक तो हो गए, लेकिन आप तो 7 सदस्य देश बता रहे थे, 2 कहाँ गए। तो 2 है निठल्ले अपने पड़ोसी, नेपाल प्लस भूटान, ये दोनों 2004 में इसके सदस्य देश हैं। कब बने थे? 2004 के अंदर। तो हम वो भी लिखाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं। अब ऐसे मत बोलना सर आप लिखाने में वो बस रहते हो, ऐसी कोई बात नहीं। आपको जहाँ नहीं समझ में आ रहा आप वहां कमेंट करके रोक देना मुझे कि सर हमें यहाँ नहीं समझ, पर दोबारा वंस मोर, तो नहीं 3 बार आपके लिए तो खड़े हैं, आए किस लिए। तो हम इसके सदस्य, दूसरा टॉपिक है हमारा इसके सदस्य देश। स्थापना की बात कर चुके हैं हम, अब बात करें सदस्य देशों। तो इसके सदस्य देश है 7, आपको बता दिया। अब बात करते हैं बांग्लादेश सदस्य देशों की। बांग्लादेश 2 से, भारत 3, म्यांमार से, म्यांमार और म्यांमार हुआ था 1997 में शायद, यस। स्थापना में नहीं था ये, बाद में स्थापित। स्थापना के तो बता दिया, एम को हटा देना, बाकी लिख लेना। होता श्रीलंका, थाईलैंड, छठ नेपाल और 7वां भूटान। अब बोलेंगे सर नेपाल और भूटान तो कोस्टल एरिया नहीं, बंगाल खाड़ी में नहीं है, तो इनका वो मत, इनके पास कोई तटवर्ती सीमा नहीं है, भारत से व्यापार करते हैं दोनों देश, तो मतलब अपने ही है, समझो अपने छोटे नन्हे मुन्ने लोग हैं। तो इन्हीं की वजह से इन दोनों को शामिल किया गया था। ये 2004 में शामिल किया गया था, आप इनके आगे 2004 भी लगा लेना। फिर मुझे दोस्त हो गए सर आपने बताया नहीं कब शामिल किया, छोटा क्वेश्चन आ गया, स्टेट एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ गया, आप मुझे दोस्त देते रहोगे, तो दोस्त देने से अच्छा है कि आप इसको लिख लो। वो 1997। अब इसके संस्थापक देशों की बात करोगे आप, तो म्यांमार, नेपाल और भूटान को हटा दो, ये 4 देश जो है, ये और ये इसके संस्थापक देश थे। अब बात करते हो सर हमारे को देशों के नाम याद नहीं होते, बहुत सारे टीचर हमें ट्रिक देते हैं। देखो ट्रिक उनका काम होता है जो कुछ टाइम के लिए याद करवाना चाहिए। अगर आपको परमानेंट याद करना है तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप चाहते हो तो ट्रिक से एक बात बताओ, अगर एक टॉपिक है, एक टॉपिक में 10 सब टॉपिक्स हैं, अगर 10 सब टॉपिक्स में 10 ट्रिक्स और बन गई, 100 ट्रिक्स हो गए, 100 ट्रिक्स को आप याद कर जाओगे? नहीं कर पाओगे ना। आप एक को याद कर लो, दूसरी भूल जाओगे, दूसरी को याद करो, तीसरी भूल जाओगे, मुझे पता है कितना याद कर पाओगे आप। तो ट्रिक से कुछ नहीं होता, आप ये जितना ही पढ़ोगे ना उतना ही बेस्ट है। आपका दिमाग खराब नहीं हो रहा उसमें, आप ही का भलाई है। आपको कोई चलते पूछ लिया बेमिस्टेक के बारे में, आप क्या बोलोगे? ट्रिक बताओगे? ट्रिक से नहीं समझेगा। ट्रिक के चक्कर में आप 5 मिनट और बर्बाद, इतना में तो 5 ही तो नाम है, याद आ जाएंगे। याद करो, मैप से याद करो, ऐसा नहीं तो ऐसे मैप बना लो, ये लो इंडिया का मैप, ऐसे देखो, इसको मत देखना,
मैंने ऐसे बनाया, मुझे आता है। तो याद करना। वैसे मैं आपके लिए एक छोटी ट्रिक लाया हूँ, निराश मत हो। सो यूट्यूब चैनल के छोड़ चलते हैं सर, तो आप लोगों के लिए एक ट्रिक है। कॉपी मत करना, लेकिन चाहो तो कहीं यूट्यूब टीचर्स हैं कहीं, उनको दे दो, बोले से ये तो हमारा है, कॉपीराइट लगा दे मेरे, तो कॉपीराइट वाला काम नहीं, अपना खुद का है। तो हिंदी में लिख रहा हूँ भाई, मैं हिंदी में ट्रिक बना देता हूँ। नहीं, सॉरी 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 सॉरी, बड़ा भाई मिला श्री भाई ने भूला, वैसे पे में श्री भाई ने भूला। ट्रिक है आप लोगों की, बड़ा भाई ने भूला, बड़ा भाई मिला श्री थाई ने भूला। ठीक है, बड़ा भाई मिला श्री थाई ने भूला। बै से बांग्लादेश, भाई से भारत, मैं से म्यांमार, श्री से श्रीलंका, था से थाईलैंड, ने से नेपाल, भू से भूटान। ये आपकी ट्रिक आ गई, तो आप इसको एक नोट डाउन कर लेना, आपकी सुविधा के लिए बनाइए। वैसे मुझे ट्रिक्स बनाने में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं, क्योंकि मैं मानता हूँ कि जितना प्रैक्टिस होगा उतने बेस्ट है। तो ये इसके सदस्य देशों के बारे में बात हो गई। लिख लिया ना? लिख लो अच्छे से, एक बार मैं हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट भी लेना चाहता हूँ। मैं मिली सेकेंड में टाइम देता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं देता मैं, लिखने से लेकर उतारने तक का। आपके पास अच्छा खासा दिमाग है, तुरंत उतार लिया करो। अब बात करते हैं, सर इसके उद्देश्य क्या थे? स्थापना लिखा दिए सर, इसके सदस्य देश लिखा दे, इसका उद्देश्य क्या था कि बिमस्टेक को लाया गया। तो देखो, किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने का मुख्य मोरल उद्देश्य होता है कि कोऑपरेशन, मतलब एक दूसरे का सहयोग करना और अपना फायदा लेना। सबका यही मोटिव होता है मैन, लेकिन अपन ऐसा नहीं लिखेंगे फायदा, इससे कोई नंबर नहीं देने वाला। आप लिखो उसको सहज अपनी भाषा के अंदर। सर पी मिस्टेक बनाया गया था तकनीकी, आर्थिकी एवं सतत विकास में सहयोग के लिए, बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए। ये कुछ की पॉइंट्स होते हैं जो हर संगठन के होते हैं, आप उसको टैग दो। ये होता है कि पास होने का मैटर। लेकिन हम बात करेंगे परफेक्ट आपको बुरे नंबर दिलाने की, तो आप वो लिखो ऑथेंटिक, जैसे बनाने के टाइम इसके एम्स डिस्क्राइब किए गए। तो एम्स में है, आप लिखो पहला आर्थिक एवं तकनीकी सहयोग, दूसरा गरीबी उन्मूलन एवं सतत विकास को प्रोत्साहन, तीसरा पर्यटन, व्यापार और परिवहन को सुधारना, ये इसका मोटिव है। और चौथा है जलवायु, ऊर्जा और सुरक्षा को बढ़ाना, में सहयोग बढ़ाना। ये इसके मोटिव है, मतलब उद्देश्य समझ लो। एम्स जो वो वाला एम्स नहीं, आप जो समझ रहे हो वो वाला एम्स नहीं, मतलब एम मतलब होता है उद्देश्य, समझो। चलो डरो मत, लिखा देता हूँ। आर्थिक मेरी राइटिंग को देखकर हंसना मत, राइटिंग से कोई आज महान नहीं बना है। डोनाल्ड ट्रंप की राइटिंग देखी आपने कभी? उसने सिग्नेचर किया हो तो ऐसे ऐसे करता है वो, ऐसे ऐसे, है ना? राजनाथ सिंह भी ऐसे ही करता है, देखना कभी। अब वैसे मानो सर, राइटिंग और सिग्नेचर में अंतर होता है। एक ही बात है, जो भी वो भी राइटिंग का ही हिस्सा होता है। आर्थिक एवं तकनीकी सहयोग, दूसरा पर्यटन, व्यापार व परिवहन को सुधारना, सुधारना, तीसरा ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन। लिखते चलना साथ के साथ, इसका इंतजार मत करना कि सर हटेंगे फिर हम लिखेंगे। ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन, सुरक्षा में
सहयोग बढ़ाना। और चौथा है गरीबी उन्मूलन व सतत विकास को प्रोत्साहन। ये इसके उद्देश्य हो गए। तो अब बात करते हैं इसकी संस्थागत संरचना की। तो देखो मतलब उसको आप लिख लेना, मैं नहीं लिखाऊंगा संस्थागत, आप इसको लिख लेना उद्देश्य को, अगर नहीं भी लिखा हो लिखते रहना। तो हम इसकी संस्थागत संरचना की बात करते हैं। इसमें मतलब मंत्री परिषद बैठक होती है प्रतिवर्ष जैसे होती है, क्योंकि इसका कुछ खास अभी मतलब खास महत्व तो नहीं है अभी फिलहाल एग्जाम्स की दृष्टि से भी वैसे भी, क्योंकि जब एक क्वाड वगैरह ओसिना पढ़ोगे उनमें ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। शार्क का भी हाल में भी इम्पोर्टेंस है, आशियान्स वगैरह का। इसमें से ज़्यादा अभी तक कुछ पूछा भी नहीं गया, और शायद उम्मीद है कि आ जाए का क्वेश्चन, तो आपके पास ऐसा कंटेंट होगा कि आप आराम से लिख सकते हो। मैं चाहूँ तो पूरा आपको मतलब 10-5 पेज का लिखवा सकता हूँ, बट मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम वेस्ट हो। आप इसमें एक स्मार्ट स्टडी करो, स्मार्ट, और आपको अच्छे नंबर भी मिले, आपका टाइम भी वेस्ट नहीं जाए, मैं तो ये चाहता हूँ। तो ये आपके लिए बेस्ट है। अब माना जाए इसके संस्था की संरचना के बारे में, तो इसका एक सचिवालय होता है जिसकी बात कर ही चुके हैं, 2014 में इसका गठन किया गया था। और जो इसका शिखर सम्मेलन प्रति 2 वर्ष में आयोजित होता है, जिसमें जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं वो भाग लेते हैं। जैसे भारत का प्रधानमंत्री चला जाए या किसी को भी प्रतिनिधि को भेज सकता है, ऐसी कोई बात नहीं। मंत्री परिषद बैठक होती है, वो हर साल होती है। और होता है मतलब कभी कभी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की भी बैठक हो जाती है, जैसे मतलब 2017 में हुई थी पहली राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुखों की पहली बैठक हुई थी, जिसकी अध्यक्षता भारत के एनएसए अजय डोभाल साहब है, उन्होंने की थी। आप समझते ना, भारत का माइकल जैक्सन ही हो। और बिजनेस फोरम्स की मीटिंग्स तो होती रहती है, मतलब कभी भी एनी टाइम इमरजेंसी मीटिंग्स भी होती रहती है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो वो आप अपने अकॉर्डिंग आराम से लिख देना, जो शार्क में पढ़ोगे ना आप वही इसमें लिख देना, मतलब वही होता है सेम। अब बात करते हैं इसका महत्व की। तो देखो महत्व के अंदर तो आप समझते हो, अगर ये एक मिनट, सॉरी एक मिनट। महत्व, ये संगठन का महत्व क्या है, मतलब एक तो ये है, और दूसरा महत्व पढ़ेंगे भारत की दृष्टि से महत्व क्या है, आलोचना क्यों की जाती है इसकी, ये भी पढ़ेंगे। आप टेंशन मत करो इस चीज की, आपके 10 नंबर कटने नहीं दूंगा मैं, टेंशन मत लो। आप सेम टू सेम ऐसे लिखा ना, अगर आपके वो नंबर काट देना उसकी जिम्मेदारी मेरी है, आप केस ठोक देना उस पर, हम लड़ लेंगे, एनजीओ चलाते हैं, पर टेंशन मत लो। तो इसका महत्व देखो, भारत के अंदर ही आप समझ सकते हो 1.5 बिलियन के समथिंग आबादी है, समझते हो। और भारत के पास पाकिस्तान हुआ, बांग्लादेश हुआ, उसमें भी काफी जनसंख्या है, बढ़िया है, मतलब खासी अच्छी खासी है, और इतनी नहीं है मतलब। तो लगभग 1.5 अरब आबादी आसपास के देशों में निवास करती है, जो ये बिमस्टेक। तो आबादी का महत्व होता है प्रोडक्शन से लेकर खपत, सब कुछ में, रोजगार से लेकर सब कुछ में। तो जितनी आबादी होगी उतना आपकी ग्रोथ भी होगी। आप ऐसी चीज मत सुन, आबादी ग्रोथ बढ़ाती है, जहां आदमी नहीं होते उस निर्जन सुनसान जगह होती है। और दूसरा जीडीपी, जो सभी देश है उनकी जीडीपी लगभग $7 ट्रिलियन के आसपास है। अब आप समझ रहे हैं सर, 100 ट्रिलियन बहुत कम है। हाँ, इन सब से ज्यादा चाइना की है, इन सबको मिलाकर भी ज्यादा है चाइना की। हम भारत प्रोग्रेस कर रहे हैं, शायद बन जाएंगे,
शायद नहीं बनेंगे, टेंशन मत करो। 2047 तक विजन है हमारा, 2047 तक विकसित देशों की श्रेणी में आना है। विकसित का मतलब यही नहीं होता कि हमारी जीडीपी होती है। एजुकेशन से लेकर हेल्थ सेक्टर से लेकर सब कुछ बढ़िया होगा, A1 होगा। महत्व में बात करते हैं, और जो विश्व का जो 20% माल ढुलाई जो होती है, इस बंगाल की खाड़ी से होती है। तीसरा महत्व ये भी है। चौथा, जो BBIN समझौता है, बांग्लादेश, भारत, मतलब भूटान, इंडिया, नेपाल, मोटर वाहन समझौता है। इसके तहत ही हम गाड़ियां एक दूसरे देशों में ले जाते हैं। वाहन समझौता, ये इसके वजह से ये इम्प्लीमेंटेशन में आया है, तो इस दृष्टि से भी महत्व रखता है। और कुछ है भारत की छोट मोट परियोजना है, जैसे कलादान मल्टी मॉडल परियोजना है। किस किस के भारत में? इंडिया और नेपाल, म्यांमार सॉरी। तो इस दृष्टि से भी महत्व रखता है। अब जाकर महत्व की बात आई गई है, तो मैं एक बात बताऊं, महत्व आप उन्हीं लोगों को दिया करो जो उसके काबिल हो। अगर आप एक कीचड़ में रेंगने वाले कीड़े को अगर अच्छे पानी में लाकर रख दोगे ना, तो वो थोड़ी देर बाद में तो मर जाएगा, या उस जगह को छोड़कर वापस कीचड़ में आ जाएगा, क्योंकि उसकी प्रकृति वैसी है। आप नहीं समझ रहे बात। आप समझ रहे हो कि आप पे उसको उठाकर एक अच्छा जीवन दे दोगे, लेकिन नहीं। जिसकी प्रकृति जैसी होती है वो उसी में रहता है, उसी में खुश रहता है। वो थोड़ी देर में वहां जाएगा, उसका जीव उठने लगेगा, दम उठने। और जो व्यक्ति जैसा होता है उसको वैसे रहने दिया करो, उसको ज्ञान मत दिया करो। आपके चाहे सहपाठी हो, चाहे आपका मित्र हो, या आपकी जो भी हो, मतलब समझ गए आप। तो मैं तो इतना ही दिया करो जितना वो उसके काबिल है, उससे ज्यादा सिर पे मत चढ़ाया करो। आप ही की भलाई है। आप कुछ चीजें पाने के लिए आप दे तो रहे हो, लेकिन वो आपके लिए नुकसान है। अब बात आती है भारत के लिए। देखो, कुछ टाइम से थोड़ी तबीयत खराब हो रही है, तो शायद मैं थोड़ा स्ट्रेस सा भी दिख रहा हूँ आप लोगों को, इतना फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। बट ऐसी कोई बात नहीं, आप लोगों को नुकसान नहीं करूंगा। मैं यहाँ आया हूँ तो आप सबके लिए, मैं अपने लिए नहीं आया। मैं अपने लिए मैं पेन चलाता रहता आराम से, लाइब्रेरी वगैरह या फिर जो भी रूम वगैरह पढ़ स्टडी कर रहा होता, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं चाहता हूँ कि एक गरीब व्यक्ति जिसके पास कोई सुविधा नहीं है, खान सर जैसी कोचिंग्स भी काफ़ी फीस सपोर्ट करती है, ऑनलाइन के नाम पे भी आप समझ रहे हो, मैनेजमेंट के नाम पे बिल्कुल बड़ी बड़ी कोचिंग्स का काम खराब है। तो मैं किसी कोचिंग को टारगेट नहीं कर रहा, बट मैं मानता हूँ कि कोचिंग्स जो आप चीज़ों को प्रोवाइड नहीं करा रही है, शायद मैं करा दूँ, या मैं भी नहीं कराऊँ, तो मेरे जैसे काफ़ी टीचर्स हैं जो आपको प्रोवाइड करवा सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप उन लोगों के ज़रूर सहयोग लीजिए। मेरा ही नहीं, मैं अपने लिए नहीं बोलता, सबका जो आपको अच्छा लगे, पढ़ने में अच्छे लगे, सबका सहयोग लीजिए। अगर आपकी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है तो पैसा मत खर्च कीजिए। जब आपके पास है, पैसा मत खर्च कीजिए, क्योंकि आपको वही चीज़ मिलेगी, वहाँ जाने के बाद भी वही मिलेगी, और वहाँ जाके आप पछताओगे। मुझे पता है, ज़रूर पछताओगे। चाहे आप दिल्ली जाओ, चाहे जयपुर जाओ, चाहे भोपाल जाओ, चाहे इलाहाबाद जाओ, चाहे आप कहीं भी जाओ, पछताओगे ज़रूर। क्योंकि आप लोग वहाँ पैसा बर्बाद कर रहे होते हैं और आपको वो चीज़ें नहीं मिल रही होती जो आपको चाहिए होती है। क्योंकि आपका दिमाग इतनी तेज काम करता है जितना सामने वाले का नहीं कर रहा होता है। लेकिन हम किसी आसपास के वातावरण की वजह से वहाँ टारगेट हो जाते हैं कि हमें वहाँ जाना है, वहाँ अच्छा मिलेगा, और ऐसा होता नहीं है। क्योंकि आपके पास जो टैलेंट होता है वो किसी के पास नहीं होता। तो अपने टैलेंट पे विश्वास रखें, और जो जितना हम दे सकें उसको एक्सेप्ट कीजिए, और अपना नॉलेज खुद ग्रो कीजिए। हम एक रास्ता दे सकते हैं, हम आपको मंजिल तक नहीं पहुंचा सकते। बता देंगे रास्ता ऐसा होता है, टेढ़ा होता है, मेढ़ा होता है, इसमें ये डिफिकल्टीज आएगी, आपको ऐसे चलना है। हम खुद नहीं पहुंचाएंगे आपको जाकर। तो मैं एक रास्ता दे सकता हूँ, आपको एक वायो दे सकता हूँ कि आप यहाँ से चलना स्टार्ट हो, ऐसे पढ़ो, ऐसे पढ़ते जाओ। मैं उतना ही दूंगा जो आपको एक सीढ़ी पे चढ़ाने के काबिल है। अब सोचो कि पूरी मुझे 48 सीढ़ियाँ है, वहां पे चढ़ा के दो, तो वो नहीं करूँगा मैं गारंटी नहीं देता कि मैं भगवान नहीं हूँ।
मैं सृष्टि को नहीं बनाया। तो आप फोकस कीजिए, पढ़ाई कीजिए अच्छे से। मैं जहाँ तक पढ़ा रहा हूँ सोच शायद अभी आपके दिमाग में नहीं बैठ रहा होगा, या मतलब बैठ रहा होगा, और कई और थोड़ा हाई स्पेशल लोग होंगे, मतलब ज़्यादा दिमाग वाले, समझ सकते हो, इंटेलिजेंट, तो उनके मतलब सोच रहे होंगे क्या पढ़ा रहा है, मतलब इतना तो हमें आता है। तो मैं मानता हूँ, मैं उनकी गलत नहीं कर रहा, वो अच्छे लोग हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ, क्योंकि उन्हें आता है, अच्छे से आता है, और इस बात की खुशी है कि उन्हें आता है। तो मैं चाहता हूँ अगर उन्हें यहाँ तक आता है तो और एक्स्ट्रा नॉलेज लें और एक्स्ट्रा जानें। स्किल कभी खत्म नहीं होती, स्किल हमेशा काम आती है। आप मरते दम तक भी अगर आप काम अगर जानते हो तो आप कर लोगे, आप किसी प्रकार की चीज़ में आप कटकोगे नहीं। तो स्किल को हमेशा डेवलप रखिए। तो पढ़ते रहिए और पढ़ा दे। तलवार से अच्छी है स्याही। ये स्याही आप किसी को मारकर उसके प्रभाव, उस पे प्रभाव नहीं जमा सकते, चाहे आप कितना ही कर लो, चाहे उसको पीट लो, लेकिन उसके उसके दिमाग में आप प्रभाव नहीं जमा सकते। लेकिन एक जो शाही होती है ना, कलम या वाणी, उससे आप उसके दिल पे, दिमाग पे, हर जगह प्रभाव डाल सकते हो। तो इस पे फोकस कीजिए, और जो आपके कोई साथ है उसको छोड़िए कुछ टाइम के लिए। मैं मानता हूँ अगर आप 1 साल के लिए अगर उससे भूल जाएंगे, पढ़ाई पे ध्यान देंगे, तो डेफिनेटली आपको याद भी नहीं आएगी, और आप खुद फील करोगे कि आपके लिए कितना घातक थी या घातक था, जो आपकी लाइफ बर्बाद कर रहा था या कर रही थी, आपको पता भी नहीं चला था। तो एक मतलब जवानी होती है, उसमें चलता रहता है। इन चीज़ों से बाहर निकलो, पढ़ाई करो। मैं चाहूँ तो मतलब 3 घंटे में 1.5 घंटा आराम से मजाक करके चला जाऊंगा। मुझे क्या, यूट्यूब पे ऐसा नहीं चाहता मैं। पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई ओनली। तो हम बात कर रहे थे भारत के लिए महत्व। क्वेश्चन आ जाए, कई बार होता है कि 125 नंबर का क्वेश्चन यूपीएससी या एनडीए सीडीएस एग्जाम्स वगैरह में भी 125 नंबर क्वेश्चन आ जाता है। आ जाता है, छोटे टॉपिक्स को लेकर बड़ा क्वेश्चन आ जाता है। आप उठा के देख लो पिछले टाइप्स के क्वेश्चन। तो आपको घबराना नहीं है, आराम से आपके पास कंटेंट है, उसको बढ़ा चढ़ा के आराम से लिखो। कुछ कंटेंट ऐड जो आप करना चाहो बीच बीच में ऐड करते जाओ। स्मार्ट। आप सोचोगे 4 लाइन सर ने लिखा है तो 4 की 4 उतार दिए, 5 भी क्या लिखूं, उसमें नंबर नहीं मिलेंगे। मैं 4 लिखा रहा हूँ बिल्कुल शॉर्ट, जो आपको याद करने के लिए प्रोफिटेबल है। लेकिन ये नहीं कि आप सेम टू सेम उसको यूं 4 लाइन को 4 अक्षरों में लिख के आओ, नहीं। मैं 4 अक्षर लिखूं, आप 40 अक्षर लिखो, इतनी काबिलियत बनाओ। वो कैसे आएंगे? वो मेरे से आएंगे, मैं सिखा रहा हूँ, टेंशन क्यों लें। भारत के लिए महत्व क्यों है? एक्टिस्ट, जो भारत की एक्टिस्ट नीति है, क्योंकि जिसे पहले लुकिस्ट नीति बोला जाता है, लेकिन 2014 के बाद उसे एक्टिस्ट कर दिया गया। पूर्व की ओर देखो नहीं, अब पूर्व की तरफ काम करो। पॉलिसी उसकी दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। अब पॉलिटिकल, आप आईआर पढ़ोगे तो एक्टिस्ट नीति के बारे में पढ़ोगे, तो आप 2-4 लाइन इसके बारे में लिख दो साथ के साथ, उसको भारत से रिलेटेड रखो आराम से। क्या दिक्कत है? आप 125 वर्ड्स का क्या 250 वर्ड्स का लिख दो पर। एक्टिस्ट नीति पॉलिसी के लिए इम्पोर्टेंट है। दूसरा, पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए, अब पाकिस्तान का नाम है तो सब लोग कूद पड़ेंगे। हाँ मुझे पता है। करने हेतु भी, दृष्टि से भी ये इम्पोर्टेंट है। और तीसरा बात करें तो चाइना की बेल्ट एंड रोड है। अब आप ऐसे में मतलब ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। के प्रभाव को कम करना, चीन को लिख दो डायरेक्ट। आप कई समझ रहे होंगे सर ये बेल्ट एंड रोड क्या है। चाइना की एक नीति है, वो पहले जाल बिछाता है, सड़कें बिछाने का प्रयास करता है, कर्ज देता है भारी मात्रा में। जब उनसे कर्ज नहीं चुकाया जाता तो उनकी मुख्य संसाधन है, मुख्य चीजों पे वो अपने आप अंडर में कर लेता है। तो ये बेल्ट एंड, और मैं आईआर में आगे पढ़ाऊंगा तो आप वहां जरूर इसको ज्यादा डिस्क्राइब करूंगा। और भारत के लिए है पूर्वोत्तर राज्य, जिसे अपन चिकन नेक बोला जाता है, एट सेवन सिस्टर्स बोला जाता है। पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए भी इम्पोर्टेंट है, की दृष्टि भी से भी इम्पोर्टेंट है। पांचवा आप यहाँ लिख लेना, जो सागरिका सागरमाला
और सागर नीति जो भारत की डीप ओशियन पॉलिसीज है, जो तटीय क्षेत्र और कोस्टल एरियाज है, तो उनके लिए अपने एक नीति है सागरमाला सागर नीति। मैंने इसके बारे में वीडियो बना रखी, आगे नेक्स्ट में तो और भी डिटेल्स आप वहाँ देख सकते हो। तो इस दृष्टि से भी भारत के लिए इम्पोर्टेंट है। अब आप मत सोचना कि सर इसमें तो 125 वर्ड्स नहीं हो, ये मैं आप लोगों की याद करने के टाइम के लिए, अच्छे रिविजन्स के लिए शॉर्ट में लिखा है। इसके बारे में आप आगे की एक्ट स्टेटमेंट के बारे में आप आगे पढ़ोगे, इसके बारे में आगे पढ़ोगे, भारत पाकिस्तान के बारे में आप खुद आराम से लिख सकते हो, इसके बारे में आप आगे पढ़ोगे। और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए आप खुद को पता है कि भारत के जो 8 स्टेट्स हैं, पूर्वी स्टेट्स, तो वो बहुत दुर्गम में पहाड़ी इलाके हैं। वहाँ पे रोड बनाना भारत की तरफ से, जो इधर पश्चिमी क्षेत्र के जो स्टेट है, यहाँ से वहाँ रोड ले जाना, रेल ले जाना, वायुयान, ये बहुत दुर्गम है, मतलब जटिल काम है, बहुत पैसा खर्च होता है। तो भारत इतना विकसित देश नहीं कि इतना पैसा खर्च करे, तो भारत अपने पड़ोसी जो सहयोगी देश है वहाँ से रोड ले जाता है, तो बाय रोड या बाय रेल। तो इस उद्देश्य से भी ये बिमस्टेक जरूरी है, वहाँ से माल सप्लाई करने के लिए, जरूरी सामान सप्लाई करने के लिए, मेडिकिट्स वगैरह, मेडिकल सामान वगैरह प्रोवाइड करने के लिए, क्या युद्ध वगैरह की स्थिति में वॉरफेयर या मतलब गोला बारूद पहुंचाने के लिए, तो ये पड़ोसी देशों के लिए बिमस्टेक जरूरत सुरक्षा की दृष्टि से भी। तो ये हो गया इसकी बिमस्टेक का पूरा डिटेल। शिखर सम्मेलन के बारे में तो आप देखो, शिखर सम्मेलन 2-3 याद रखो, वही काफी है। अभी हाल ही में हुआ है एक शिखर सम्मेलन, वो हुआ था, सॉरी तारीख देख लो एक बार, 4 अप्रैल 2025, ये होता बैकऑफ। इसमें विजन 2030 अपनाया गया है इसमें। और एक आप ये 6वां है, और 5वां हुआ था 30 मार्च 2022 को। ये श्रीलंका में कहाँ हुआ होगा, उसकी राजधानी जो कोलंबो है ना, लिख लो आप एक बार, नहीं फिर मुझे बोलोगे। आप कुछ चीजें आप खुद भी लिख लिया करो, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये औपचारिक संगठन बना था, उससे पहले संगठन तो था, लेकिन उसमें भारत इतना रुचि नहीं दिखा रहा था। भारत ने इसे 2022 के अंदर इसके जो चार्टर है हस्ताक्षर किया था। किसने? भारत ने। तब से ये औपचारिक संगठन बना गया। और फर्स्ट वाला आपको याद रखना है, बैकऑफ में 1991 में हुआ था। तो ये इसके शिखर सम्मेलन है। आप सेम टू सेम लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है इसकी आलोचना की, चुनौती क्या है। तो इसके सामने कुछ इंपॉर्टेंट चुनौतियां, जैसे पाकिस्तान इसमें एक अड़ंगा, मतलब पाकिस्तान जो है पड़ोसी देशों से व्यापार वगैरह करता है उससे, तो वो भी एक चुनौती है। और एफटी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अभी तक लागू नहीं हो पाया। शरणार्थी सबसे बड़ी समस्या है। म्यांमार के जो रोहिंग्या शरणार्थी थे वो सबसे बड़ी, आज भी हम भारत जो एनआरसी सी लाए थे वो भी उसमें काम नहीं कर पा रहा। वो शरणार्थी समस्या बहुत जटिल मुद्दा। दूसरा जो थाईलैंड है और जो म्यांमार है उस पर आसियान का प्रभाव है, तो वो भी एक इस संगठन के सामने एक चुनौती है। और सबसे घातक है जो इसका ट्राइंगल, मशहूर ट्राइंगल, आप जो समझते हो ना मादक पदार्थों के लिए मशहूर है ये ट्राइंगल, थाईलैंड, म्यांमार। ये ट्राइंगल मादक पदार्थों की अवैध तस्करी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग वगैरह होती है। इस वजह से ये भी मिस्टेक अभी प्रभाव रूप से काम न कर पा रहा है। आप समझ सकते हो इतने 1997 में बना था, इसका 2022 के अंदर ये औपचारिक संगठन बना, कितना धीमा काम चल रहा है, मतलब बहुत। लेकिन इसका महत्व अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ता जा रहा है? जब 2019 में मोदी जी ने इसमें शपथ लिया था, अपने शपथ ग्रहण समारोह के अंदर इन्हीं सदस्य देशों को आमंत्रित किया गया था। बिमस्टेक, शार्क नहीं, बिमस्टेक।
पहले वाले में शार्क सदस्यों को आमंत्रित किया गया था 2014 में, 2019 में बीमस्टेक सदस्यों को आमंत्रित किया गया। तो बीमस्टेक के बारे में इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम शार्क के बारे में बात करेंगे, अदर संगठन के बारे में बात करें, और पॉलिटी के बारे में तो आपने खुद ने देखा होगा, संसद का टॉपिक चल रहा है, तो आप वहाँ यूट्यूब पे जाके चैनल पे आप नेक्स्ट वीडियोज़ भी देख सकते हो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।